IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह को देखेंगे। 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम निकला, उसके क्या स्वरूप थे, 1857 विद्रोह पे कौन कौन सी किताब लिखी गई थी, 1857 विद्रोह में मुख्य भूमिका किन लोगों ने अपनाया था, कहाँ के नेतृत्वकर्ता थे, इन सबको हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग 1857 विद्रोह के कारण को देखेंगे कि क्या कारण थे, और उन कारणों की वजह से ही भारत के अलग अलग वर्ग नाराज हुए ब्रिटिश सरकार से, अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण। तो कई कारण थे जिनकी वजह से हर वर्ग 1857 विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उसके पीछे कई कारण थे। उन कारणों को हमें यहाँ पर देखना है। तो ये प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में दोनों में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहले हम आर्थिक कारणों की बात करते हैं। तो भारतीय धन का निष्कासन जो सिद्धांत दिया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने बाद में बताया था कि धन का निष्कासन भारत से हो रहा है, लेकिन भारत को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। एक कारण यह था, इसी कारण जो है भारत में सबसे अधिक गरीबी हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने बताया भी था कि भारत में गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो धन का निष्कासन है। केवल धन इंग्लैंड की ओर जा रहा है, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कठोर और दमनकारी भू राजस्व नीतियाँ थीं, सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे वीडियो में बताऊंगा अभी मैं। जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की वजह से उनमें कर की दर इतनी ज़्यादा थी कि उससे जो है, और उसकी वसूली इतने जो है कठोर तरीके से, दमनकारी तरीके से होती थी कि किसान नाराज हो गए। तो किसानों के नाराज होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो भू राजस्व नीति था और जमींदारों और महाजनों का शोषण था। इसके अलावा एक तरफ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही है और भारत में भी औद्योगिकरण हो रहा है, भारत के उद्योग नष्ट हो रहे हैं। तो भारतीय कारीगर, शिल्पी आदि जो है बेरोजगार हो गए। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों और जो है राजाओं का जो है समर्थन भी किया। तो अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग लोग प्रभावित हुए थे। 1813 में एक तरफा जो है मुक्त व्यापार व्यवस्था और कर विभेदीकरण, भारतीय वस्त्रों पर 71% तक आयात शुल्क लगाया गया, जिससे भारत का जो उद्योग था वो बिल्कुल क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो भारत का जो हाथ से बने सामान होते थे वो बिल्कुल क्या हो गए, मार्केट से बाहर हो गए। ये सबसे बड़ा कारण था। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए। कुछ लोग न्यायालयों, साहूकारों और महाजनों द्वारा कृषकों का शोषण इतना ज़्यादा हुआ कि किसान इससे नाराज हो गए। तो किसानों नाराज होने का दो कारण था, एक साहूकार और महाजनों का द्वारा शोषण और दूसरा भू राजस्व नीति। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो किसानों ने इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि किसानों का संबंध जो है कारतूस से नहीं था, कारतूस और सैनिकों संबंध था। तो इनका संबंध किससे था? ये 1857 विद्रोह में क्यों आए? क्योंकि ये अलग कारणों की वजह से आए थे, लेकिन सारे कारण का जड़ कौन था? ब्रिटिश सरकार थी। ढाका, सूरत जैसे व्यापारिक केंद्रों का पतन हो गया था, जहां उस मध्यकाल में जहां ढाका, सूरत जैसे बंदरगाह थे उनका पतन हो गया और नए नए बंदरगाह बनने लगे अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हेतु भारत का बाजार रूपी प्रयोग किया गया। कैसे प्रयोग किया गया, इसको ध्यान से समझना है। भारत, जैसे मान लो ये भारत है, तो यहाँ पर तटों पर बंदरगाह बना के अंग्रेजों ने रखा था। आंतरिक क्षेत्रों से कच्चे माल को लाते थे कहाँ पर? बंदरगाह से, और बंदरगाह से इसको पहुँचाते थे इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, वहाँ बड़े बड़े उद्योग थे। मशीनों द्वारा जो है वहाँ कपड़े का उत्पादन होता था, और वही कपड़े का उत्पादन फिर बाजार में आके बिकता था। तो भारत क्या था? तो भारत बाजार बन गया किसका? ब्रिटिश सरकार का। एक तरफ कच्चा माल का भी स्रोत हो गया और एक तरफ जो है किसका स्रोत हो गया? तो बाजार का स्रोत हो गया। बने बनाए कपड़े भारत में बिकने लगे। तो इस तरह से दोहरा जो है शोषण किसका हुआ? भारत का हुआ। ठीक है। इसके अलावा कृषि का वाणिज्यिकरण पड़ गया, शुरू हो गया। तो कृषि का वाणिज्यिकरण से क्या मतलब ये हुआ कि पहले हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती थी, चावल की, धान, इसके अलावा जो है गेहूँ, सरसों। अंग्रेजों के आने के बाद चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील की खेती शुरू हो गई। तो भारतीय कृषि जो है व्यवस्था क्या हो गई? नष्ट हो गई, और भारतीय किसान गरीब होते चले गए, क्योंकि जहाँ पे वो चावल पैदा करते थे अब उन्हें वहाँ नील पैदा करना होता था। अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे भारत में, सूखा, तो ब्रिटिश सरकार उसके लिए कोई काम नहीं करती थी, और भूखमरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो लोग भूख से मर गए, जिनके घर के लोग, वो जब 1857 विद्रोह हुआ तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग लोग जो है, अलग अलग वर्ग के लोग 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा वहाँ लेते चले गए।
कुछ लोग ऐसे थे जो राजनीतिक कारणों से प्रभावित थे, इसीलिए 1857 विद्रोह का एक कारण था राजनीतिक कारण, और कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से परेशान थे, इससे उसका नाम क्या था, प्रशासनिक कारण। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की वजह से भी कुछ भारत के राजा नाराज हो गए और कुछ अन्य लोग नाराज हुए और उन्होंने भी 1857 विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसे पहला है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था ने रियासतों को क्या कर दिया, पंगु बना दिया। हैदराबाद जैसी रियासत जो है भारत को कब्जे में किसने कर लिया, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1798 में इस नीति को लाया था और इसी नीति के तहत जो है भारत के राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब कब्जा शुरू कर दिया तो रियासतें, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कई लोगों ने जो इस संधि से प्रभावित थे वो सब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा किसमें लिए, 1857 के विद्रोह में। दूसरा, डलहौजी ने जो है व्यक्तिगत की सिद्धांत दिया था, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं, हड़प नीति इसी को कहते हैं, का प्रयोग करके सतारा, जयपुर, झांसी आदि राज्यों का अनैतिक विलय कर लिया और उसने कहा गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत ही गोद लेने की प्रथा को किसने समाप्त किया था, डलहौजी ने। तो जो इस सिद्धांत से प्रभावित हुए थे राजा, सब 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है। इसके अलावा जो है अवध, जो लखनऊ आसपास का जो क्षेत्र है उसे अवध कहते हैं। तो अवध पे कब्जा करने का कोई जो है कारण ब्रिटिश सरकार को मिल नहीं रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश जो है मित्र अवध की रियासत का विलय कर लिया और वाजिद अली शाह को जो है पद से हटा दिया। तभी उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कुशासन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध का विलय किस आधार पर किया गया था, तो कुशासन का आरोप लगा के, क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई कारण मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का कुशासन हो गया है, शासन अच्छा नहीं है, इसलिए अवध पे कब्जा किया जाएगा। तो इसीलिए वहाँ के लोग नाराज हो गए। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। कर्नाटक, कन्नौज, सूरत के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब नाना साहब दत्तक पुत्र थे और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत इनको जो है वारिस मानने से इनकार कर दिया। तब नाना साहब लखनऊ में के बगल में कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1852 में जो है इनाम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 20,000 जागीरों की जब्ती की गई। जो जागीर जहां से पैसा नहीं मिल रहा था, सबकी जागीर जब्त कर ली गई। तो जो छोटे छोटे जमींदार थे जिनकी जागीरें जब्त कर ली गई थी, वो भी जो है 1857 के विद्रोह में हिस्सा ले लिए थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ विभेदीकारी नियम और कानून थे। विभेदीकारी नियम कानून ऐसे थे जो भारत के खिलाफ थे, जैसे नस्लीय सर्वोच्चता और विभेद। वो भारत को काले की संज्ञा देते थे और अपने आप को सर्वोच्च मानते थे कि हमारा नस्ल सर्वोच्च है और आप जो है निम्न लोग हो। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर देना, तो इससे भी लोग नाराज हो गए। नवीन और जटिल न्यायिक व्यवस्था थी, तो अंग्रेजों द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था दी गई थी, जो लोगों को न्याय मिलना होता था, इतनी जटिल थी कि लोग न्यायालय की ओर जाते नहीं थे। मुगल बादशाह का डलहौजी द्वारा अपमान किया गया, इससे दिल्ली के आसपास, हरियाणा के और पंजाब के आसपास के, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राजा का अपमान हुआ था, उससे जनता बहुत नाराज हो गई कि हमारे अंतिम मुगल बादशाह का अपमान क्यों किया गया। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के उनका नेतृत्व किया और उनको जो है अपना समर्थन दिया। ठीक है। इसके बाद कॉर्नवालिस द्वारा उच्च प्रशासनिक सेवाओं से भारतीयों को वंचित करने की नीति, ये प्रशासनिक कारण हो गया। तो जो उच्च पद पे भारतीय थे उन सबको जो है नौकरी से निकाल दिया। किसने? कॉर्नवालिस ने। ये भी नाराजगी थी प्रशासनिक अधिकारियों में। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें अपना नेतृत्व दिया। ठीक है। अब आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों की वजह से भी कई लोग नाराज थे ब्रिटिश सरकार से, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन लोगों ने उसमें अपना पार्टिसिपेट किया। जैसे ईसाई मिशनरियों क्या करती थी, जबरन ईसाई धर्मों में परिवर्तित करती थी हिंदुओं को भी और मुसलमानों के। तो दो लोग नाराज हो गए, दोनों लोग। ठीक है। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को कहा गया 1813 के अधिनियम के द्वारा आप जा सकते हैं और भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। इससे लोगों में काफी नाराजगी थी। ठीक है। इसके अलावा भारतीय धर्म और परंपराओं का तिरस्कार किया गया। जो भारतीय धर्म और परंपराएं, जो संस्कृति थी, जो उनका कल्चर थे इंडियन, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनका अपमान किया जाता था। इससे भी लोगों में गुस्सा था। 1850 का धार्मिक अयोग्यता लेक्स लोकी कानून द्वारा ईसाई धर्म अपनाने और पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा, इसमें ये
इस धार्मिक अयोग्यता सिद्धांत जो कानून था, जिसे हम लेक्स लॉकी कानून कहते हैं, इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेगा तभी उसे उसके पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, अगर जो ईसाई धर्म को नहीं अपनाएगा उसे उसके पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस कानून से प्रभावित हुए वो लोग 1857 विद्रोह में बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक जो है संस्थाओं पर अंग्रेज कर लगा देते थे। तो मंदिर पे कर लगाने से, मस्जिद पर कर लगाने से, अन्य धार्मिक संस्थाओं पे जब कर लगाया जाता था तो आम जनता नाराज हो जाती थी कि हमारे मंदिर पर, हमारे मस्जिद पर टैक्स क्यों लगाया गया, अर्थात भगवान के घर जाने पर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। इससे लोगों में नाराजगी काफ़ी हुई। इसके अलावा विद्यालयों में अनिवार्य बाइबिल शिक्षा दी जाने लगी कि चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको बाइबिल पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। इससे लोगों में नाराजगी हो गई। मेजर जो है एडवर्ड ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। तो अंग्रेज हमारे यहाँ जब आए थे तो वो 2 उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने। तो ये किसने कहा था? मेजर एडवर्ड ने कहा था। कुछ सामाजिक कारण भी थे जिससे लोग नाराज हुए। भारतीय सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप, जैसे सती प्रथा हमारे यहाँ को एक प्रथा माना जाता था, अंग्रेज आकर के इसको समाप्त कर दिया और इसको बुराई मान लिया। विधवाओं का विवाह होता था, मतलब विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तो विधवाओं का विवाह करने की अनुमति कौन दे दिया? अंग्रेजों ने। इससे लोग नाराज हो गए कि हमारे जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, या हमारे संस्कृति मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। बहुपत्नी विवाह को रोक दिया गया, शिशु हत्या को रोक दिया गया। इससे जो है जो भारतीय रूढ़िवादी लोग थे उनको ये लगा कि हमारे सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहे हैं, और ऐसा करने वाले अंग्रेज होते कौन हैं। इसीलिए उन लोगों ने 1857 का विद्रोह में हिस्सा लिया। नस्लीय भेदभाव और भारत के प्रति हीन दृष्टिकोण भी था, इससे भी लोग नाराज थे। नस्लीय भेदभाव ये होता था कि भारतीय सैनिकों को जो है अपशब्द कह के बुलाया जाता था, भारतीयों को काला कह के बुलाया जाता था। इससे भी लोगों में जो है काफ़ी गुस्सा था कि हमें जो है आप हमारे ही देश में शासन कर रहे हैं और हमको ही जो है निम्न कोटि का मान रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश समाज सुधार नीतियों यथा सती प्रथा 1829 में, कन्या वध जो 1795 में, बाल विवाह, नर बलि प्रथा 1844 का दमन किया गया, विधवाओं के पुनर्विवाह आदि का कट्टरपंथियों द्वारा विरोध किया गया। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब इन कानूनों को अंग्रेजों ने विरोध कर दिया तो जो रूढ़िवादी भारतीय थे, कट्टरपंथी भारतीय थे, वो नाराज हो गए कि हमारे कल्चर में हस्तक्षेप करने वाले आप कौन होते हैं। इसके अलावा शिक्षा द्वारा पाश्चात्य संस्कृति और फैशन का प्रसार किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी त्यौहार, अंग्रेजी जो है कपड़े, हर चीज़ को हमारे यहाँ जो है हमारी संस्कृति में उसको जो है प्रसार किया गया, जिससे लोग नाराज हो गए कि हमारी संस्कृति में इतना जो है बदलाव हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन्हीं कारणों की वजह से लोग जो है उसमें शामिल हुए। अब आते हैं सैनिक कारण क्या था 1857 विद्रोह का। ये मेंस में क्वेश्चन लिखने को ऐसे आ जाए तो आप पॉइंट में ऐसे अगर लिखेंगे मेंस में तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। कारण तो हर जगह लिखना पड़ेगा, चाहे बिहार स्पेशल का आपसे पूछा जाए और 1857 विद्रोह क्वेश्चन, चाहे जो है राष्ट्रीय स्तर पूछा जाए। आप ऐसे जब इसको डायग्राम बनाकर ऐसे जब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर आपको देगा। और पॉइंट में जब आप लिखेंगे तो आप सारी बात लिख देंगे, आपको लिखने में आसानी, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, इसलिए वो नंबर ज़्यादा देगा। ऐसे ही आप पॉइंट में लिखना, आंसर सीखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं सैनिक कारणों में। नस्लीय और जो है परिश्रमिक भेदभाव होता था, कम मजदूरी मिलती थी और उन्हें नस्लीय काला मान करके उनको जो है अपशब्द कहते थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में अत्यंत कम वेतन और सुविधाएं थीं भारतीय सैनिकों को, इससे भारतीय सैनिक नाराज थे। पेंशन और पदोन्नति में भेदभाव होता था। सर्वोच्च पद सूबेदार का भारतीयों को मिलता था, बस सबसे बड़ा पद भारतीयों को सूबेदार का मिलता था। उसके ऊपर का जो भी पद होता था वो केवल यूरोपीय सैनिकों को मिलता था, भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता था। पेंशन भी इनको नहीं देते थे और इनको जो है परेशान करते थे। अंग्रेज सैनिकों द्वारा दुर्व्यवहार भी होता था। जो अंग्रेज सैनिक होते थे अगर छोटी छोटी गलतियों पर भारतीय सैनिकों को इतना मारते थे, जो है उनका जो है तोप के सामने उड़ा देते थे या फिर उनके हाथ उंगली काट देते थे। इतना ज़्यादा यातना करते थे कि भारतीय सैनिक भी जो है उनसे काफ़ी नाराज थे। और जब चर्बी वाला कारतूस हुआ तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ब्रिटिश सेना में प्रत्येक 6 में से 5 भारतीय सैनिक थे।
जिनमें से 60% बंगाल, अवध और उत्तर प्रदेश से थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन की जो सेना थी उसकी फैक्ट्री किस क्षेत्र को कहते हैं, तो अवध और बंगाल कहते हैं। तो ब्रिटिश सेना में 1857 के विद्रोह के पहले, ये बात याद रखिएगा, 1857 विद्रोह के पहले सबसे अधिक सैनिक अगर कहीं के थे तो वो बंगाल और अवध के थे। इसको अच्छे से नोट करना। इसको कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य की फैक्ट्री कहते थे सेना के लिए, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हिंदुओं को तिलक, मुसलमानों को दाढ़ी और सिखों को पगड़ी पर पाबंदी लगा दी गई। इससे लोग नाराज हो गए, खास करके सैनिकों में। जैसे अगर कोई सैनिक है तिलक नहीं लगा सकता है, मुस्लिम को यह दाढ़ी नहीं रख सकता है और सिख पगड़ी नहीं पहन सकता है, ये भी जो है पाबंदी की गई, जिससे सैनिक नाराज हो गए। 1854 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को प्राप्त निःशुल्क डाक व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। याद रखना, ये डलहौजी ने व्यवस्था शुरू किया था सैनिकों के लिए, क्योंकि सैनिक नौकरी छोड़ करके घर भाग जाते थे, क्योंकि भावनात्मक लगाव होता था परिवार से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, डाक व्यवस्था की शुरुआत किया कि सैनिक डाक के माध्यम से अपने घर से भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। तो पहले ये निःशुल्क व्यवस्था थी, बाद में इसको पैसा उनके तनख्वाह से, उनके जो है वेतन से काट लेते थे, जिससे ये सैनिक नाराज हो गए कि जो है हमको जो सुविधाएं मिली थी उस पर भी हमारा जो है चार्ज लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 1856 के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम द्वारा सैनिकों को समुद्र पार भी सेवा हेतु बुलाया जा सकता था, जो हिंदू धार्मिक परंपराओं के प्रतिकूल था। जो अवध और बंगाल के हिंदू थे उनमें ये एक जो है धार्मिक परंपरा थी, ये अंधविश्वास कह सकते हैं इसको, कि समुद्र नहीं देखना है। और जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय सैनिकों को समुद्र के रास्ते बर्मा ले गए युद्ध लड़ने के लिए। तो जब वो लोग घर लौट के आए तो जब अपने परिवार से बताया कि मैंने समुद्र नहीं देखा, समुद्र में प्रवेश भी करके हम लोग जो है बर्मा गए थे, तो उन परिवार लोगों ने सैनिकों को मारने से इनकार कर दिया। तो न ये घर के रहे न घाट के रहे, इसीलिए जो है इन लोगों ने 1857 विद्रोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अफगान जो है 1839 और 42 के और क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश पराजय से ब्रिटिश अजय छवि की जो है समाप्ति हो गई। ये भी एक कारण था कि लोगों को लग गया कि जो है क्रीमिया युद्ध में और अफगान युद्ध में अगर आप जो है ब्रिटिश हार सकते हैं तो भारत से क्यों नहीं हार सकते हैं, ये भी एक कारण जो है था। अब आते हैं तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। तो 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इस राइफल की कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित था। और गाय जो है पवित्र किसके लिए, हिंदुओं के लिए, और चर्बी जो है ये सुअर की जो है ये इस्लाम धर्म में हराम है। और दोनों को जो है दोनों के लोग सेना में भर्ती थे, दोनों धर्मों के लोग, और उनको जो है मुंह से काट करके जो है कारतूस का जो है भरना पड़ता था, जिससे दोनों ये लोग नाराज हो गए। भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। मंगल पांडे द्वारा सार्जेंट बाग की हत्या कर दी गई। ठीक है, मंगल पांडे ने कहाँ पर, बैरकपुर छावनी में हत्या कर दी और मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। वहीं से बैरकपुर छावनी से ही विद्रोह की जो है चिंगारी लग गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों द्वारा क्रांति आरंभ कर दी गई। तो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जो है पूर्ण रूप से इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ से होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1857 का जो है जो विद्रोह हुआ था उसका विस्तार कैसे हुआ और कैसे कैसे इसका पूरे भारत में ये विस्तारित हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ ये शुरू हुआ था। नई एनफील्ड राइफल और चर्बी वाला कारतूस से यहीं से शुरुआत हुई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे द्वारा सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट जो है बाग को गोली मार दी गई थी। क्यों कि इन लोगों ने झूठ बोला था, किससे, मंगल पांडे से, कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब बाद में पता चल गया तो मंगल पांडे इन दोनों सैनिकों की इन दोनों जो है अधिकारियों की हत्या कर दी। तो कब हत्या की थी, 29 मार्च को किया था। 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई बैरकपुर छावनी में, और जो है 34वीं रेजिमेंट को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। अब यहीं से धीरे धीरे विद्रोह की शुरुआत होने लगेगी। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की घुड़सवार सेना ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मेरठ में सभी को जेल में डाल दिया गया, 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 को जो है मेरठ सैनिकों का खुला विद्रोह शुरू हो गया। तो यहाँ के जो सैनिकों के नेता कौन थे, करम शाह थे। ये बात याद रखना, करम शाह यहाँ के नेता थे और उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के विद्रोह का नेतृत्व कर दिया।
12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया सैनिकों ने। तो मेरठ के सैनिक रातों रात कहाँ पहुंच गए, तो 11 मई को पहुंच गए थे दिल्ली, और जो है इन्होंने बहादुर शाह जफर को जो है अपना नेता मान लिया। तो 12 मई 1857 से विद्रोह दिल्ली में शुरू हो गया, लेकिन 11 मई को ही जो है शाम को 4 बजे तक सैनिक सारे पहुंच गए थे कहाँ पर, दिल्ली के लाल किला के सामने। बहादुर शाह जफर को नेतृत्वकर्ता मान लिया गया। सेना नायक इनके कौन थे, मीर बख्शी के पद पे कौन थे, तो जनरल बख्त खां थे। तो असली जो है नेतृत्वकर्ता यही थे, लेकिन सबसे ऊपर क्योंकि बादशाह हैं तो बहादुर शाह जफर थे। तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों लोगों ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। कर्नल जो है क्या कहते हैं, रिप्ले की हत्या कर दी गई थी इसमें, जब इन्होंने विद्रोह किया था यहीं पर। इसके अलावा 20 सितंबर 1857 को जो हेनरी बर्नार्ड विल्सन और जॉन निकलसन की मृत्यु भी हो गई थी दिल्ली में जब युद्ध हो रहा था, द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। कब, तो याद रखना 20 सितंबर को। बहादुर शाह जफर को बर्मा जो है जीतन महल के साथ जो भेज दिया गया था, जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, तो इनको बर्मा के रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। और जफर के दोनों बेटों को लाल किले पर गोली मार दी थी, किसने, हडसन ने। तो हडसन ने गोली मार दिया था। अगर ये गोली ना मारता तो हो सकता है आज भी मुगलों का कोई ना कोई वंश होता, लेकिन उसने दोनों बेटों को क्या किया, जफर के गोली मार दी, और यहीं से मुगल वंश बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया। बख्त खां की मृत्यु कब हुई थी, तो 1859 में हुई थी। मिर्जा गालिब, याद रखना उस समय ये थे, मिर्जा गालिब अपनी आंखों से ये जो है विद्रोह को देखा था, क्योंकि मिर्जा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि और क्या देखना बाकी है। ये किसने कहा था, मिर्जा गालिब ने कहा था। लॉर्ड जो है एल्फिस्टन ने कहा था कि ब्रिटिश सेना द्वारा दिल्ली का नरसंहार नादिर शाह के आक्रमण से भी क्या था, भयानक था। तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, मुगल बादशाह के समय में, और इसने जो है 50 करोड़ रुपए लूटा था दिल्ली से, और बहुत जो है 17 दिन तक कत्लेआम किया था दिल्ली में नादिर शाह ने। लेकिन जो है लॉर्ड एल्फिस्टन ने कहा कि नहीं, ये जो है जो नरसंहार हुआ है पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में जो नरसंहार हुआ, खास करके दिल्ली में, वो नादिर शाह के नरसंहार से भी भयानक था, ठीक है। बहुत से लोग मारे गए इसमें। किसकी भागीदारी कम थी, या जिसकी भागीदारी बिल्कुल नहीं थी कहा जाए, तो पंजाब, बंगाल, मद्रास, कश्मीर, राजपुताना, हैदराबाद, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, सबसे बड़े गद्दार यही थे, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा की गायकवाड़, भोपाल जो है टीकमगढ़ है जो है, ये सब जो है क्या थे, ये सब जो है कम भागीदारी थी। इन लोगों ने 1857 विद्रोह से लगभग अपनी दूरी बना ली थी, ये सबसे बड़ा जो है पॉइंट था इसमें। अब आते हैं, लिखा है 1857 का विद्रोह प्रमुख स्थल और उसके प्रमुख नेता कौन थे, इसको देख लेते हैं। तो लखनऊ और कानपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विद्रोह का प्रसार हुआ, जिसमें इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली खान थे, ये याद रखना। और यार लियाकत अली खान को एक पीपल के पेड़ में 100 लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। के नेतृत्व में जून में प्रारंभ विद्रोह हुआ, और इसी समय बनारस में भी विद्रोही सक्रिय हो गए, परंतु कर्नल नील द्वारा दोनों स्थानों पर विद्रोह दबा दिया गया। याद रखना, जब हम 1857 विद्रोह पढ़ते हैं तो कानपुर, लखनऊ ही नहीं, इलाहाबाद में भी विद्रोह हुआ था, बरेली में हुआ था, फैजाबाद में हुआ था, जिसे आज अयोध्या कहते हैं। हम सबकी चर्चा एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद में नेता कौन थे, मौलवी लियाकत अली खान थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और भविष्य में भी आता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, मौलवी अहमद उल्ला थे कहाँ पर, फैजाबाद में, जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं, ने भी जून 1857 में विद्रोह की जो है अगवानी की थी। इन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों को जिहाद के नाम पर एकत्रित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो इन्होंने अंग्रेजों को काफिर माना और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहमदुल्ला की कार्यवाहियों से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का नगद इनाम भी घोषित किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में ऐसा कौन सा नेता था जिसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना जो है इनाम रखा था अंग्रेजों ने, तो फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अहमदुल्ला जो है वह जीवित नहीं पकड़े जा सके, और जनरल जो है रेनार्ड ने जो है 5 जून 1858 को विद्रोह को कुचल दिया था। तो फैजाबाद में विद्रोह कौन कुचला था, जनरल रेनार्ड ने। और अहमदुल्ला को रोहेलखंड की सीमा पर जो है पावा में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में नेता कौन थे, खान बहादुर खान थे, इनको भी याद रखना है।
और शीघ्र ही समस्त रोहेलखंड, तो रोहेलखंड या गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब को उसको रोहेलखंड कहते हैं, विद्रोह की अग्नि में जल उठा। परंतु 1858 में विंसेंट आयर और कैम्पबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया और बहादुर जो है खान को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो जहां जहां विद्रोह शुरू हुआ, जितने तेजी से विद्रोह शुरू हुआ उतने तेजी से विद्रोह को दबाने का भी काम अंग्रेजों ने किया, क्योंकि उनके पास आधुनिक सेना थी, आधुनिक हथियार थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुगल घराने के शहजादे फिरोज शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु बाद में उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना, मुगल बादशाह के घराने के फिरोज शाह नामक राजा थे, स्थानीय शहजादे थे, राजा नहीं कह सकते, शहजादे थे मतलब, और उनको जो है मंदसौर में रहते थे और उनको भी रंगून भेज दिया गया था। ये भी आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप नोट कर लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हो सकता है कभी खुदा न खास्ता पूछ दे आपसे। नेक्स्ट आपका क्रांति के मुख्य जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे। सबसे पहले बात करेंगे बेगम हजरत महल की। तो ये अवध नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। ठीक है, वाजिद अली शाह की बेगम थी, और इन्होंने जो है जब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया कुशासन के आधार पर, तब इन्होंने 1857 विद्रोह में अपना नेतृत्व दिया था। 4 जून 1857 के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया कि विद्रोह लखनऊ में कब हुआ था। तो 4 जून 1857 को लखनऊ में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ। लखनऊ में आलमबाग की लड़ाई का नेतृत्व किया था किसने, तो जो है बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में आलमबाग है भी। ठीक है, राजा जो है जयपाल सिंह मौलवी जो है अहमदुल्ला और रहीमी बाई इनकी जो है सहयोगी थी। 1858 में जो है हैवलॉक और कैम्पबेल द्वारा लखनऊ के विद्रोह को दमन किया गया। तो ये याद रखना कि पूछा जाता है कि विद्रोह जहाँ जहाँ पे खत्म हुआ है या समाप्त हुआ था तो किन अंग्रेज जनरल ने खत्म किया, ये भी पूछा जाता है। तो लखनऊ में हैवलॉक और कैम्पबेल ने खत्म किया। रसेल, उन्होंने पूरे अवध को उत्साहित कर दिया। 1820 में फैजाबाद में जन्म हुआ था और अन्य नाम इनका था महक परी था। तो किसका, बेगम हजरत महल का जो जन्म कहाँ हुआ था, फैजाबाद में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, नेपाल में 1879 में। तो नेपाल भाग गई थी, बाद में 1879 में इनकी क्या हो गई थी, बेगम हजरत महल की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाना साहब। नाना साहब जो है दत्तक पुत्र थे किसके, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इनका नाम क्या था, धोंधू पंत था। एक बार यूपी में क्वेश्चन आया था कि लखनऊ के बगल जो कानपुर है, तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो नाना साहब ना दे करके ऑप्शन में धोधू पंथ दे दिया गया। तो कई बच्चों ने ये सोचा कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया आयोग ने, बाद में मालूम चला कि धोधू पंथ इनका नाम था और क्वेश्चन हाथ से निकल गया। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो ये दत्तक पुत्र थे, गोद लिए गए थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें राजा मानने से क्या कर दिया, पेशवा मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। 5 जून को हुआ था, 4 जून को लखनऊ में, 5 जून को यहाँ हुआ था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया इन्होंने। इनके सहयोगी कौन थे, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जो है इनके सेनापति थे, और इनके सहयोगी इनके भी सहयोगी थे और लक्ष्मीबाई के भी सहयोगी थे। अजीमुल्ला खां, क्रांति दूत इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखना। अजीमुल्ला खां भी जो है नाना साहब के क्या थे, सहयोगी थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है। कारण क्या था, डलहौजी द्वारा जो है पेशवा की उपाधि और पेंशन से इनकार कर दिया गया था, जिससे नाराज हो गए थे। मुख्य घटना क्या थी, सती चौरा का कांड हुआ था, अंग्रेजों की हत्या की गई थी। तो इसमें आरोप भी लगाया गया था, क्योंकि इनमें बहुत सारी महिलाओं को हत्या की गई थी, तो आरोप लगाया गया नाना साहब के ऊपर। लेकिन बाद में एक अंग्रेज ने किताब लिखा था, उसमें बताया था कि नाना साहब ने मारा नहीं था, बल्कि नाना साहब ने विद्रोहियों से महिलाओं को बचा करके उन्हें जो है सुरक्षित स्थान पहुंचाया था। बाद में इसको मालूम चला था। दिसंबर 1857 में हैवलॉक और कैम्पबेल द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। तो लखनऊ और कानपुर में दोनों जगह पे हैवलॉक और कैम्पबेल था, और इनकी मृत्यु जो है नेपाल में हो गई थी जो है 1858 में। ठीक है, इसके अलावा तात्या टोपे की बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति के अग्रणी वीर और नाना साहब के सेनापति थे। इनका जन्म जो है 1814 में नासिक में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल शाखा में तोपची के पद पर नियुक्त थे तात्या टोपे, और झांसी की रानी की सहायता करके ग्वालियर पर अधिकार किया था। तो इन्होंने याद रखना 2 लोगों का सहयोग किया था, एक नाना साहब का भी और एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, किसने, तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर के शासक जो है जयसी राव सिंधिया और जो है हुरोज द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। छापामार युद्ध प्रणाली में बहुत माहिर थे। अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम इनके ऊपर भी रखा गया था। तो 2 लोगों के ऊपर रखा गया, ये भी याद रखना, एक अहमदुल्ला के ऊपर, एक जो है
तात्या टोपे के ऊपर। मानसिंह द्वारा विश्वासघात किया गया। इनके मित्र मानसिंह थे, जब ये नेपाल जा रहे थे तो इनको पकड़ लिया गया इन्हीं के विश्वासघात के कारण, और जो है इनको जो है शिवपुरी, जो मध्य प्रदेश का जिला शिवपुरी में है, वहीं तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। कब? 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी तात्या टोपे को। तो ये बात याद रखना, मानसिंह इनके जो है विश्वासघात कर दिया था, इनके मित्र थे लेकिन इनका विश्वासघात करके इनको पकड़वा दिया था। अब बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। तो 5 जून 1857 में झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया। कारण क्या था? डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कर लिया गया और 18 जून 1858 को हुरोज से लड़ते हुए शहीद हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई। हुरोज ने कहा था विद्रोहियों में एकमात्र मर्द झांसी की रानी थी। ये शब्द किसने कहा था? हुरोज ने कहा था। तो हुरोज ने ही जो है से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था 1828 में। तो लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका था, ये भी याद रखना। इनके पति कौन थे? गंगाधर राव जो है निम्बालकर थे, और इनके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव था, जिसको मानने से इनकार कर दिया था डलहौजी ने कि इनका हम दत्तक पुत्र नहीं मानेंगे, ठीक है, और झांसी पर अधिकार कर लिया था। कुंवर सिंह की बात करें, जो बिहार का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार जो पेपर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कुंवर सिंह की बात करते हैं तो जगदीशपुर बिहार में 80 वर्षीय कुंवर सिंह द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। 80 साल के जो है ये कुंवर सिंह थे, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। छापामार युद्ध प्रणाली की इन्होंने शुरुआत किया। इन्होंने भी विलियम टेलर और आयर द्वारा विद्रोह का दमन किया गया था। कहाँ पर? जो है जगदीशपुर में, आरा में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1858 में जगदीशपुर में हुई थी। इनका जन्म हुआ था जो है 1777 में। भोजपुर मालवा शासक भोज परमार के वंशज इनको माना जाता है। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में आपसे पूछ दे। नोट करके यहाँ बिहार के बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो बिहार में दानापुर, आरा, पटना, गया, शाहाबाद, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर आदि स्थान विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए थे। शाहाबाद में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह 80 वर्षीय ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से अपनी जमींदारी का जो है प्रबंधन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, परंतु उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ तथा गिरती आर्थिक स्थिति ने उन्हें दिवालियेपन की स्थिति में पहुंचा दिया। किसको? कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अपने जिला शाहाबाद को अंग्रेजी राज से मुक्त करवाया और वहां से आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में अतरौलिया, आजमगढ़ में एक अतरौलिया स्थान भी है, जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, अतरौलिया पहुंचे और जहां जो है मिलमैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो है कहां पर अंग्रेजी सेना को हराया था कुंवर सिंह ने? तो आजमगढ़ में हराया था, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का जो है झंडा बिहार से बाहर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक फहराया। कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए मिलमैन और जो है डेम्स की संयुक्त सेना भेजी गई, परंतु वह भी पराजित हुई। पुनः कैनिन ने मार्क के नेतृत्व में सेना भेजी। कुंवर सिंह ने इसे भी धूल चटा दिया, किंतु जो है बाह में गोली लगने से वह घायल हो गए। इनके हाथ में गोली लग गई थी और गोली का जहर शरीर में न फैले इसलिए अपनी बाह को काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने ली जो है ग्रैंड के नेतृत्व में सिख सेना को भी परास्त कर दिया और घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? तो कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात जो है उनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। और याद रखना, अमर सिंह को फांसी की सजा कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, ये भी याद रखना। अंत में दिसंबर 1858 में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह जो है बिहार के विद्रोह को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। तो ये जो है कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। बाकी 1857 विद्रोह का जो है स्पेशल में जो है बिहार स्पेशल अलग से क्लास लूंगा, तो वहाँ पे और डिटेल में इसको मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के स्वरूप चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के इतिहासकारों और विद्वानों में बहुत मतभेद है कि 1857 विद्रोह कैसा विद्रोह था। कोई कहता है स्वतंत्रता विद्रोह था, कोई कहता है सैनिक विद्रोह था। तो अलग अलग इसके रूप की बात होती है। तो किस विद्वान ने क्या कहा है इसको हमें देखना है। जैसे कि जो है मालसेन, ट्रेविलिनर, सर जॉन लॉरेंस सिले और सर सैयद अहमद खां, ये याद रखना, इतने लोग बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। इन सब लोगों ने एक स्वर में कहा यह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था, ये स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था। तो सर सैयद अहमद खां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सर
लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो स्वतंत्रता संग्राम कई लोगों ने कहा है, जो है मिस्टर के और एस.बी. चौधरी ने कहा यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। सामंतवादी जो राजा थे उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ। बाकी ये कोई विद्रोह नहीं था। वहीं पर डॉक्टर रामविलास शर्मा डफ और मालेसन कहते हैं ये जन क्रांति थी, क्योंकि जनता का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा था, तो इन लोगों ने कहा कि ये जन क्रांति थी। इसके अलावा डिजरेली एक मात्र अंग्रेज हैं जिन्होंने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह है, और अशोक मेहता। तो डिजरेली जो है, बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता, इन दो लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो यही डिजरेली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 विद्रोह का क्या किया था, जो समर्थन किया था, और कहा था ये राष्ट्रीय विद्रोह। और क्यों समर्थन किया था? क्योंकि इंग्लैंड में विपक्ष के नेता थे, तो विपक्ष के नेता हमेशा ही उल्टा काम करता ही है, हमेशा सरकार के विरुद्ध रहेगा, तो इन्होंने ही कहा था कि ये विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों ने एक षड्यंत्र रचा था, ये कोई विद्रोह नहीं था। LR जो है रीस सर जे केरी ने क्या कहा? ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था। ये ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का धर्मयुद्ध था। इसके अलावा रॉबर्ट्स और श्रीमती कुपलैंड ने क्या कहा कि श्वेतों के विरुद्ध, मतलब कि गोरे लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा, मुस्लिम विद्रोह कहा था इन दो लोगों ने। इसके अलावा जो है पसिबल और जो है स्पेयर ने क्या कहा? प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था, जो है एक बार ये चाहते थे कि हम दोबारा जो है अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकें, उसी का एक प्रयास था, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये कोई विद्रोह नहीं था। T.R. होम्स कहते हैं सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। इन्होंने कहा कि अंग्रेज सभ्य हैं और भारतीय बर्बर हैं, दोनों के बीच संघर्ष था, बाकी कुछ नहीं था। वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया ने कहा यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो पट्टाभी सीतारामैया के बारे में किताब में कहीं मिलता ही नहीं है, तो ये बात याद रखना कि वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और वीर सावरकर ने किताब भी लिखी थी, कौन सी? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? तो 1857 को क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति कहा था। R.C. मजूमदार क्या कहते हैं कि तथाकथित मतलब होता है कुछ लोग कहते हैं कि विद्रोह हुआ था। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कुछ नहीं था। ये कौन कहते हैं? R.C. मजूमदार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पी रॉबर्ट्स क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था, बाकी कुछ नहीं था। बस केवल चर्बी वाले कारतूस के कारण सैनिकों विद्रोह किए थे, अचानक उसको समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर जो S.N. सेन कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीयता नहीं थी लेकिन स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ये जो है स्वरूप की चर्चा हो गई। तो किसने क्या कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझना है, देखना है और जानना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह पर प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई हैं, उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है और चर्चित पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। R.C. मजूमदार कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि तथाकथित ये तो ना कोई संग्राम था ना विद्रोह था, इन्होंने क्या किताब लिखा था? द सिपोय जो है म्यूनिटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किताब कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है। S.N. सेन ने लिखा था जो है 1857। इनकी किताब का नाम ही था 1857 का जो है किताब का नाम ही था 1857। S.B. चौधरी की किताब का नाम था थ्योरीज ऑफ द इंडियन जो है म्यूटिनी 1857 तथा सिविल रेबिलियन इन द इंडियन जो है म्यूटिनीज जो 1857-59। एक किताब किसकी है? S.B. चौधरी की है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है एरिक स्ट्रोक्स कहते हैं कि प्रेजेंट एंड द राज, ये किताब लिखा था उन्होंने, ठीक है। और जो है P.C. जोशी ने लिखा था रिबेलियन 1857। B.D. सावरकर ने लिखा था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किताब लिखा था। T.R. जो है होम्स लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ठीक है।
GB मालसन लिखते हैं इंडियन जो है म्यूटिनी ऑफ 1857। ये किताब को आपको 3-4 बार आप लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अशोक मेहता ने किताब लिखा है द ग्रेट जो है रेबेलियन लिखा है। JWK ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द जो है सिपाही वार इन इंडिया। ये किताब उन्होंने लिखा है किस पे, 1857 के विद्रोह पर। इसके अलावा AP चट्टोपाध्याय ने लिखा है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल स्टडी एंड जो है एनालिसिस लिखा है किताब किसने, तो चट्टोपाध्याय ने लिखा है। इसके अलावा KK सेनगुप्त ने किताब लिखा है जो है रिसेंट जो है राइटिंग्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखा है असबाब ए बगावत ए हिंद। ये किताब कौन लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक है। वह द जो है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट भी किताब इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसको याद रखना है, सर अहमद खान ने लिखा था। तो 1857 विद्रोह में जो किताब जिन लोगों ने लिखा है मैंने बता दिया है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1857 विद्रोह की असफलता के कारण क्या है। तो ये तो प्री में तो हो सकता है ना पूछा जाए आपसे, लेकिन मेंस में पूछा जाता है तो आपको पॉइंट में से लिखना है, आपको इसे बताना है। निश्चित उद्देश्य का अभाव, साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के स्थान पर निजी उद्देश्य जैसे नाना साहब की पेंशन हेतु, सैनिक जो है समानता हेतु लड़ रहे थे, तो सबके अलग अलग उद्देश्य थे, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, जिससे 1857 विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। संगठन का अभाव था यहाँ पर, जैसे जो है मजबूत केंद्रीय संगठन का अभाव था। क्रांति में निश्चित योजना का अभाव था। विद्रोह 31 मई 1857 को प्रारंभ होना था, लेकिन 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। योजना बनाई गई थी कि 31 मई को विद्रोह शुरू किया जाएगा, लेकिन सैनिकों में जरा भी जो है पेशेंस नहीं था और वो मेरठ में 10 मई को ही विद्रोह क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो कोई निश्चित जो है संगठन का अभाव था और कोई निश्चित योजना नहीं थी कि किस योजना के तहत विद्रोह को चलाया जाए। इसके अलावा देसी रियासतों और सामंतों का ब्रिटिश शासन को समर्थन दिया। तो जो सामंत जमींदार थे, देसी रियासतें थी बहुत सारी, उन लोगों ने अंग्रेजों को समर्थन दिया। जैसे पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद आदि के राजा और सामंतों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। तो जो विद्रोही थे, जो सैनिक थे, जहाँ छुपे होते थे उनको ये लोग बता देते थे। कैनिंग ने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही भारत को छोड़ना पड़ेगा। ये किसने कहा था, कैनिंग ने कहा था। जो 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, वो सिंधिया को कहा था कि अगर सिंधिया ना होते तो हम पहले ही भारत को छोड़ देते, उसी समय छोड़ देते। तो सिंधिया ने सबसे अधिक मदद किया था, ये बात याद रखना। ग्वालियर के विद्रोह के दमन के पश्चात इन भारतीय राजाओं को पुरस्कृत किया गया था और इन लोगों को कैनिंग लेके गया था इंग्लैंड, महारानी से मिलवाने के लिए भी ले गया था, ठीक है। इसके अलावा कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह और नाना साहब कुशल संगठन करता थे, परंतु उनमें सैन्य जो है नेतृत्व करने की क्षमता की कमी थी। पहली बात, कम्युनिकेशन भी नहीं था इन लोगों के बीच में, ठीक है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह के नेतृत्व को जो है अखिल भारतीय मंच ना मिलना, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे योग्य थे, लेकिन इनको कोई जो है नेतृत्व नहीं मिल पाया ठीक से। इसके अलावा आधुनिक हथियार और प्रौद्योगिकी का अभाव था। हमारे जो है विद्रोहियों में आधुनिक हथियार नहीं थे और जो है तकनीक का अभाव था। भारतीयों के पास आधुनिक जो है वस्तुओं का अभाव था। नाना साहब, यह गीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, ये किसने कहा था, नाना साहब ने कहा था। आवागमन संचार के साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो उसमें रेलवे का यूज किसने किया था, अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ के किया था। और हमारे यहाँ संचार व्यवस्था का बिल्कुल अभाव था, तो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच ही नहीं पा रही थी। इसके अलावा जो शिक्षित वर्ग था भारत का, कि उदासीनता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो शिक्षित वर्ग था वो कुछ बोला ही नहीं, वो उदासीन बना रहा बिल्कुल। यदि इस जो वर्ग ने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निस्संदेह विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। तो जो शिक्षित वर्ग जिसने जैसे अलग अलग सामाजिक सुधार के लिए काम किया था, वैसे अगर ये लोग अपने पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखते तो संचार के साधन का यूज हो जाता और जो है जनता तक जो है विद्रोह के बारे में सबको पता चल जाता और उससे क्या होता, जो है विद्रोह का स्वरूप अलग हो जाता। हो सकता है कि हमें सफलता भी उस समय मिल गई होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। अब बात करेंगे विद्रोह का परिणाम क्या निकला, उसका प्रभाव क्या हुआ। तो विद्रोह का कुछ परिणाम तो निकला ही, क्या निकला। तो 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा, किंतु इसके निम्नलिखित दूरगामी परिणाम निकले। क्या निकले। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी शासन का अंत कर तथा ब्रिटिश क्राउन शासन की शुरुआत हो गई। तो 1857 विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम पास किया गया और कंपनी के शासन को हमेशा के लिए भारत से
समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का भारत में क्या अधिकार हो गया। तो कंपनी भारत में कब से कब तक रही थी, तो याद रखना 1608 ईस्वी में कंपनी भारत आई थी और याद रखना ये जो है 1858 तक कंपनी भारत में थी। इस डेट को याद रखना, ये हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे। इसी घोषणा कब की गई, तो 1 नवंबर 1858 को की गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने किया था इलाहाबाद में और इलाहाबाद को एक दिन की आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। शासन संचालन के हेतु ब्रिटेन में भारत सचिव और 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो यहीं पर भारत सचिव पद का भी सृजन कब किया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल का वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में परिवर्तन हो गया। तो प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग हो गया। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद को बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या बन गया, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बन गया। देशी रियासतों के प्रति उदार नीति अपनाई गई। महारानी के घोषणा पत्र में कहा गया, क्या उदार नीति अपनाई गई कि विलय की नीतियों, व्यक्तिगत आदि का त्याग कर दिया गया। गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया कि गोद लेने की प्रथा जो है गोद ले सकते हैं, वो कानून को समाप्त कर दिया गया। सभी राजा ब्रिटिश ताज के अधीन आ गए। अब जितने भी भारत के राजा होंगे वो ब्रिटिश ताज के अधीन काम करेंगे। आर्थिक नीतियों में क्या परिवर्तन हुआ, परिणाम क्या निकला, सरकारी खर्च में कटौती कर व 300 से अधिक वार्षिक आय वालों पर आयकर लगाया गया। रेल व्यवस्था, सिंचाई आदि में निवेश किया गया। ठीक है, इसके अलावा उदारवादी नीतियों व 1861 का अधिनियम पास किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। तो पील आयोग बनाया गया था। इसने क्या कहा, पील आयोग की सिफारिश में क्या कहा गया कि भारतीयों की संख्या में कमी कर दी जाए, तो कमी कर दी गई। बंगाल में 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सैनिक को नियुक्त किया जाए, ये कर दिया गया। महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को वंचित कर दिया जाए, ये भी कर दिया गया उस समय। ठीक है, इसके अलावा सिख, गोरखा, पठान सैन्य वर्गों को पुनः पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह का जो है क्या किया है, समर्थन किया है, विद्रोह को दबाने में योगदान दिया है। इसीलिए उस समय सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट बनाया गया, जो इन लोगों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इसके अलावा जातीय भेदभाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। फूट डालो राज करो की नीति जो है अपनाई गई। राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय आंदोलन का जो है प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर जो है लोगों को लगने लगा कि अब हमें जो अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम एक हो जाएं तो हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन को कर सकते हैं। भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और महारानी ने घोषित किया था कि भारतीयों को बलपूर्वक धर्म में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत से मुगल सम्राट का अंत हो गया। तो 1857 विद्रोह का ये परिणाम निकल के सामने आया। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ये प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, महिलाओं और मेंस में भी आ सकता है कि महिलाओं का क्या योगदान था। जैसे 1857 की क्रांति में पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी महान योगदान था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, झलकारी बाई और जो है अवंती बाई प्रमुख थी। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्मीबाई की। तो लिखा है, झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जो है राज्य की शासक बनी। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 18 वर्ष थी। उन्होंने यह घोषणा की कि मैं झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। 1857 की मेरठ क्रांति की चिंगारी झांसी तक पहुंची। रानी ने अंतिम समय तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना भारत का गौरव थी, आज भी गौरव है। ठीक है, अवंतीबाई ने क्या किया, तो मांडला के जागीरदार राव गुलजार सिंह की पुत्री थी। मांडला कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमजीत से हुआ था और 1851 में राजा साहब की मानसिक विक्षिप्तता व पुत्र की अल्प अवस्था को देखते हुए दृष्टिगत कर कंपनी शासन ने अपना प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त कर दिया। 1857 की क्रांति की चिंगारी रामगढ़ तक पहुंची और विजयदशमी के दिन रानी ने अंग्रेजों को मार भगाया और मंडला पर अधिकार कर लिया। 15 जनवरी 1858 को सेनापति बेंटन ने को पराजित किया और 31 मार्च 1857 को अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ पर आक्रमण किया। पराजय के पूर्व जो है बाएं हाथ में गोली लग गई। रानी ने पेट में तलवार घोंप करके आत्महत्या कर ली, आहुति दे दी। कौन थी, तो याद रखना इनका नाम क्या है, अच्छे से याद रखना, अवंती बाई। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, किन किन महिलाओं ने योगदान 1857 के विद्रोह में दिया था। इसके अलावा है आपका झलकारी बाई
इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1830 को हुआ था। ग्राम जो है भोजला में हुआ था। इनका विवाह जो है पूरन कोरी में हुआ था। उनमें दुर्गा दल के जो है प्रशिक्षक से शस्त्र चलाना सीखा था। उसने रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने हेतु स्वयं रानी का भेष धारण कर अंग्रेजों को छलाया और आहुति दे दी। तो लक्ष्मीबाई की जान किसने बचाई थी? झलकारी बाई ने बचाई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1857 विद्रोह के बारे में मैंने बता दिया। एक बात यहाँ और बताना है कि 1857 विद्रोह का प्रचार जब हो रहा था तो 1857 विद्रोह के प्रचार के लिए दो चीज़ों को चुना गया था। एक चुना गया था रोटी को आम जनता में प्रचार करने के लिए, एक आपका जो है कमल के फूल को चुना गया था सैनिकों में प्रचार करने के लिए। यह भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सैनिकों में प्रचार करने का माध्यम कमल का फूल था और रोटी आम जनता में विद्रोह का नेतृत्व जो है प्रचार करने का माध्यम था। इसको भी आप अच्छे से याद रखना। तो इस वीडियो को आप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो है PDF हम टेलीग्राम के अपने ग्रुप पर सेंड कर देंगे और आप वहाँ से पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप इसको देख करके प्री और मेंस दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन प्री में आता है, मेंस में आता है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।